हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जियोन। तो आज ये बेटा पहला लेक्चर है आपकी क्लास 12th का। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, कई सारी चीज़ें आपको पता हैं लेकिन फिर भी उनको मैं रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपको अच्छी तरह पता है कि आपके लिए क्लास 12th कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि क्लास 12th क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो आगे का कैरियर है वो क्लास 12th के मार्क्स पे ही डिसाइड होता है। जो बच्चे क्लास 12th में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी या बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि जो क्लास 12th का सिलेबस है ये एक तरीके से आपका बेसिक सिलेबस होता है। किस चीज़ के लिए? आप आगे जा कर के अगर बीएससी करते हैं या बीटेक करते हैं या कुछ भी और कोई कोर्स करते हैं जिसमें कि मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो क्लास 12th का सिलेबस है ये बहुत ही बेसिक सिलेबस होता है, मतलब फंडामेंटल होता है। अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आप आगे जो भी पढ़ाई करेंगे उसकी पढ़ाई आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और आप उसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे। जो बच्चों ने क्लास 12th का सिलेबस अच्छे से नहीं किया है वो अक्सर आगे फिर उनका एक तरीके से समझिए कि नींव कमज़ोर हो गया। अब वो पूरी बिल्डिंग कितनी भी सुंदर बन जाए वो बात नहीं आ पाती है, मतलब उनकी जो बीएससी या बीटेक की जो पढ़ाई होती है उसमें वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्लास 12th का जो सिलेबस है वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी आप तैयारी करते हैं तो उसमें जो क्लास 12th का सिलेबस है उसका वेटेज अराउंड 65 to 70% होता है बेटा। तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्लास 12th का सिलेबस का। तो ये तो हो गया कि वाई क्लास 12th इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मार्क्स, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हमारे कैरियर में बायोडाटा में काउंट होते हैं, तो वो सब तो है ही। तो ये तो हो गया पॉइंट 1 कि वाई क्लास 12th इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेकेंड पॉइंट में बच्चों बताना चाहता हूँ कि हाउ दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू आउट। वाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? तो बच्चों, मैं पिछले 11 साल से 11th-12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और हमारे खुद के स्कूल भी हैं। तो हमने ये देखा है अक्सर कि जो बच्चे क्लास 12th में आते हैं तो हमें क्लास 12th में टाइम टेबल के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करना होता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th का सिलेबस अच्छे से करके नहीं आते हैं या वो भूल चुके होते हैं या उन्होंने 11th में पढ़ाई नहीं की होती है। तो 11th का सिलेबस उनको अच्छे से प्रिपेयर ना होने की वजह से 12th के चैप्टर्स उनको फिर समझ में नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला चैप्टर ये क्लास 12 है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर आपके क्लास 11th में भी है, चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो वहाँ पे आधा चैप्टर है और फिर आधा चैप्टर क्लास 12th में है। अगर आपको क्लास 11th का याद नहीं होगा तो आपको क्लास 12th का समझ में नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चों का 12th क्लास में फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता, उनका पढ़ाई से मन उचट जाता है, उनको समझ में नहीं आता है क्योंकि क्लास 11th का उनको याद नहीं होता है। अब बात यह है कि क्लास 12th में जब बच्चा आता है तो टीचर क्लास 12th के पीरियड्स में क्लास 11th का नहीं पढ़ा सकता, लेकिन ये वो जगह है, ये वो प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है जिस पे वीडियोस हम बनाएंगे। अभी देखिए, जैसे क्लास 12th में रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर है, तो इस एप्लीकेशन में आपको क्लास 11th का रिलेशंस एंड फंक्शंस का वीडियो भी मिल जाएगा। उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आपको क्लास 11th का याद नहीं है तो, और उसको आप देख सकते हैं और उसके बाद आप क्लास 12th का वीडियो देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको क्लास 12th में क्लास 11th की जिस नॉलेज की ज़रूरत होगी वो वीडियो भी हम अलग से बना करके इस एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे, जिसको कि आप आसानी से देख करके समझ सकते हैं और फिर क्लास 12th का कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। तो इसलिए, और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है बेटा, यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर थ्योरी, एग्जाम्पल्स, सारे प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अदर सोर्सेज से जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, थ्योरी, नोट्स में पीडीएफ, टेस्ट, सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट इस पर फुलफिल की जाएंगी। आपको और कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो रिलेशंस एंड फंक्शंस, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस, तो इसलिए हम खाली रिलेशंस टॉपिक डालते हैं। तो देखिए, आपने क्लास 11th में क्या क्या पढ़ चुके हैं आप लोग। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ऑर्डर्ड पेयर। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता है, कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है पहले 11th क्लास वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, और फिर रिलेशन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं।
रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है, ये सब कुछ हम क्लास 11th के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये इतना जो है आपके क्लास 11th का पार्ट है। ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो कहलाता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और जो रिलेशन आर आपने लिखा होगा तो उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट आप ले लेंगे तो वो कहलाता है डोमेन, हर ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट कहलाता है रेंज, और अगर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी तो ये सेट बी कहलाता है कोडोमेन। तो इसकी हमने थ्योरी डिस्कस की है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है तो क्लास 12th में बेटा जो शुरू होता है वो होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो कई टाइप के रिलेशन होते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिलेशन जब भी डिफाइन किया जाता है, रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। मान लीजिए सपोज करिए आपका, अगर हमने सेट ए ले लिया, सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी ले सकते हैं, और अगर आपका रिलेशन इस तरीके का डिफाइन है x, y सच दैट x इज इक्वल्स टू y, तो ध्यान से देखिए इस रिलेशन R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। इस रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन। इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए इस रिलेशन में क्या है खास बात कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। ऐसे रिलेशन को बोला जाता है बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। सो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब यह है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विद इटसेल्फ ओनली। ओनली का मतलब और किसी से रिलेटेड नहीं है। केवल 1, 1 प्रेजेंट है आर में, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं, 1 किसी और के साथ रिलेटेड नहीं है। ये आपने क्लास 11th का जो वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर x, y आर में प्रेजेंट है तो हम कहते हैं x इज रिलेटेड विद y। तो यहाँ पे देखिए 1 के साथ केवल 1 ही प्रेजेंट है, 1 के साथ और कोई एलिमेंट और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो हम कहते हैं 1 इज रिलेटेड विद 1 ओनली। अगर हर एलिमेंट केवल अपने साथ रिलेटेड है तो ऐसे रिलेशन को कहा जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये हो गया एक टाइप का रिलेशन। देखिए इनमें बहुत सारे रिलेशन ऐसे हो सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसलिए इनके बारे में जानना आपको जरूरी है। तो ये तो हो गया बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। उसी तरीके से अगला रिलेशन हो जाता है, मान लीजिए जैसे सेट ए है, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, और रिलेशन आर पूरा ऐसा है कि जैसे x, y सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। तो एक तरीके से आप देखिए ध्यान से, तो इसमें कोई कंडीशन ही नहीं लगा, बस खाली यही कंडीशन लिखा है कि x ए में आता है और y ए में आता है। तो इसका मतलब जो आपका R है ये पूरा ए क्रॉस ए सेट है। ऐसे रिलेशन को कहते हैं बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। तो इफ योर R इज कंप्लीट A क्रॉस A, such types of relations is called as universal relation। इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हो सकते हैं सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हैं रिलेशन R में, तो ऐसे रिलेशन को कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। इनका नाम और बेसिक डेफिनेशन जानते रहिए, इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये टर्म यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस में, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे कोई कह दे कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, every relation is a subset of universal relation, every relation on set A is a subset of universal relation। तो ये ट्रू होगा क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन पूरा A क्रॉस A है, तो R के ऊपर कोई भी रिलेशन होगा वो A क्रॉस A का सबसेट ही होगा। तो एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब आ जाते हैं अगला जो पढ़ना है बेसिकली क्वेश्चन, जो इक्विवेलेंस रिलेशन आता है वो इसी टाइप से शुरू होता है। सबसे पहले आपका आता है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि इसी के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो जैसे सेट है, मान लीजिए 1, 2, 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं, और अगर एक रिलेशन है जिसमें 1, 1 फिर 1, 2 फिर 2, 2 3, 1 3, 3 और भी एक आध एलिमेंट हो सकते हैं या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखिए, इस रिलेशन में 1 इज रिलेटेड विद 1, 2 इज ऑल्सो रिलेटेड विद 2 एंड 3 इज ऑल्सो रिलेटेड विद 3। तो यानी कि एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ए का अपने आप से रिलेटेड जरूर है। तो अगर ऐसा हो जाए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद इटसेल्फ, then R is reflexive।
देखिए, अब आपके मन में शायद डाउट आ रहा होगा कि यही तो अभी आइडेंटिटी रिलेशन में बताया था, अब यही चीज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बता रहे हैं, तो क्या ये? देखिए, इसमें और उसमें अंतर है। इसमें क्या है, 1 1 से रिलेटेड है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो 1 2 से भी रिलेटेड है। कहने का क्या मतलब है, जो आइडेंटिटी रिलेशन था उसमें स्ट्रिक्टली कंडीशन थी कि 1 केवल 1 से रिलेटेड है और किसी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन इस केस में ऐसा है कि ये केवल इतना कह रहा है कि 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी 1 किसी और से रिलेटेड है या नहीं है उससे इसको फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई होगी बात मेरे ख्याल से। तो आइडेंटिटी रिलेशन स्ट्रिक्ट रिलेशन है, वो डिमांड करता है कि 1 शुड बी रिलेटेड विद 1 ओनली। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन थोड़ा लीनियंट है, थोड़ा सरल है, ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा लचीला है। इसमें ये कहता है कि 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी किसी से है या नहीं है भैया हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर इसी चीज़ को थोड़ा लॉजिकली समझें तो आप देखेंगे कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, मगर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है मगर ये आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर आइडेंटिटी रिलेशन में लिख दूं, आइडेंटिटी रिलेशन में लिखता हूं, सपोज करिए R2 यहां पे लिख देता हूं, 1 1 2 2 एंड 3 3। आइडेंटिटी रिलेशन में बस यही 3 एलिमेंट हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। तो यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड इट इज आइडेंटिटी ऑल्सो। दिस इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मगर क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है। तो ऐसा समझ लीजिए कि आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिलेशन है, ये थोड़ा लीनियंट है। तो इसमें शर्त यह है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 1 तो आर में प्रेजेंट है, 2 2 भी आर में प्रेजेंट है, मगर 3 3 आर में प्रेजेंट नहीं है। सपोज करिए ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आप कहेंगे 3 में से चलो 2 तो प्रेजेंट है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 भी हैं तो 100 के 100 एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। अगर 99 अपने आप से रिलेटेड हैं और एक अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो हम कह देंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। ठीक है, आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगला टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो टाइप 2 रिलेशन है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए इसको कि इफ x, y इज प्रेजेंट इन R, यानी कि x इज रिलेटेड विद y, देन y, x इज ऑल्सो प्रेजेंट इन R, यानी कि y इज ऑल्सो रिलेटेड विद x। इसका क्या मतलब है? सपोज करिए सेट A में 3 एलिमेंट लेते हैं, फिर से वही एग्जाम्पल, और रिलेशन R आपका इस तरीके का है 1 1 1 2 2 3 2 1 3 2 3 1 एंड 1 3। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर x, y R में प्रेजेंट है तो y, x भी R में होना चाहिए। यानी कि अगर 1 1 है तो 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1, तो वो प्रेजेंट है। 1 2 है तो 1 2 का उल्टा क्या होगा बेटा? 2 1, तो 2 1 इसमें प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। 2 3 इसका उल्टा होगा 3 2, इसमें प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। 2 1 हम देख चुके हैं पहले, 1 2 इसका उल्टा होता है। 3 2 का उल्टा 2 3, यस प्रेजेंट है। 3 1 इसका उल्टा होगा 1 3। तो एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट x, y, x मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट इन R। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसा मिल गया जिसका उल्टा उस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर x, y, अगर y, x भी R में प्रेजेंट है तो फिर वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इतना तो हटा ही सकता है, अरे ठीक है रहने दे, ना हटा दियो। देखिए, इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने इसमें कहा कि इफ x, y इज प्रेजेंट इन R, देन y, x इज ऑल्सो प्रेजेंट, मस्ट ऑल्सो भी प्रेजेंट इन R। देखिए, मैथमेटिक्स इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। देखिए, हर सब्जेक्ट का पर्पस होता है एक स्पेशल टाइप का स्किल बढ़ाना हमारे अंदर। तो मैथमेटिक्स हमारा लॉजिकल थिंकिंग स्किल बढ़ाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसी चीज़ को मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एलोबरेट कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप दिल्ली आना तो मुझसे मिल लेना, और सपोज करिए आप दिल्ली नहीं आए,
ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि अगर आप दिल्ली आना, इफ यू कम टू दिल्ली मीट मी। अब सपोज ऐसा हुआ कि आप दिल्ली नहीं आए और मुझसे भी नहीं मिले, तो क्या आपने मेरी बात मानी या नहीं मानी? ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था कि अगर दिल्ली आना तो मुझसे मिल लेना, लेकिन अगर आप दिल्ली ही नहीं आए तो ऑब्वियसली ये इफ कंडीशन लगा हुआ है ना, तो वही चीज यहां पे समझिए, इफ x, y इज प्रेजेंट इन R देन y, x मस्ट बी प्रेजेंट इन R। लेकिन कल्पना कीजिए कि x, y R में है ही नहीं, तब क्या होगा? कहने का क्या मतलब है, मैं बताना चाहता हूं एग्जाम्पल। मान लीजिए R आपका एक एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता है कि इसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है। A क्रॉस B के जितने सबसेट होते हैं वो सब रिलेशन होते हैं, तो A क्रॉस B का एक सबसेट एम्प्टी रिलेशन भी होगा, एम्प्टी सेट भी होगा। तो क्या ये सिमेट्रिक है? यस, इट इज सिमेट्रिक। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। क्यों सिमेट्रिक है? ये कहता है कि अगर x, y है तो y, x R में होना चाहिए। अगर x, y है और y, x नहीं है तब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब नहीं होगा? तब नहीं होगा अगर x, y है लेकिन y, x R में नहीं है। मतलब अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन उसका उल्टा एब्सेंट है, तब वो सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन यहां पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उस केस में भी ये सिमेट्रिक ही माना जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कि अगर कोई एलिमेंट x, y है तो उसका उल्टा होना चाहिए, लेकिन x, y ही नहीं है तो उसका उल्टा भी नहीं है, उस केस में भी इसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, यस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अब आ जाते हैं तीसरे टाइप के रिलेशन पे। पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, फिर इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें रिपीट होंगी, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। अभी क्वेश्चंस करेंगे, पहले थोड़ा इनका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तीसरा टाइप का रिलेशन होता है बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। सो तीसरे टाइप का रिलेशन है बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने के लिए चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेट ए है आपका, मान लीजिए 1 2 3, और ये रिलेशन R1 है, सपोज करिए 1 2 2 3 1 3 3 1 और 1 1। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर R1 में प्रेजेंट है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है इसको समझिए। ये कहता है कि अगर A, B R में प्रेजेंट है एंड B, C भी R में प्रेजेंट है। देखिए कोई भी चीज जब सेटिस्फाई होता है तभी हम उसका कंडीशन चेक करते हैं। अगर इफ ही फेल हो गया तो आगे की कंडीशन चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कहता है कि अगर A, B और B, C R में है तब देन A, C मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट इन R। तो ये है ट्रांजिटिविटी की कंडीशन कि अगर A, B और B, C R में है तब A, C भी R में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 R में प्रेजेंट है और 2, 3 प्रेजेंट है R में, तो इन दोनों का जो ज्वाइन करेंगे तो 1, 3 R में होना चाहिए। हाँ ये प्रेजेंट है। उसी तरीके से 1, 3 और 3, 1 प्रेजेंट है R में, तो इन दोनों का कंबाइन करेंगे तो 1, 1 ये भी प्रेजेंट है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये R1 जो है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर A, B और B, C R में है तब A, C R में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर सपोज करिए इसमें 1, 1 एब्सेंट होता, सपोज करिए यही इतना होता, तो हम कह देते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1, 3 है, 3, 1 है, लेकिन 1, 1 एब्सेंट है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। सपोज करिए एक रिलेशन ऐसा दे रखा है, जैसे सेट ए दे रखा है ये, और रिलेशन R2 आपको दे रखा है 1, 1 2, 2, सपोज करिए बस इतना दे रखा है खाली। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या होती है फिर से बच्चों बताइए। अगर A, B प्रेजेंट है R में, इफ A, B इज प्रेजेंट इन R एंड B, C इज प्रेजेंट इन R, देन तब क्या होना चाहिए कि A, C को R में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1, 1 R में है, तो ये 1 सेकंड एलिमेंट है, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो। यानी A, B तो प्रेजेंट है लेकिन B, C एब्सेंट है, तो फिर हम इसको चेक ही नहीं कर सकते। तो जब चेक ही नहीं कर सकते तब हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। मानिए ट्रांजिटिविटी की कंडीशन फेल नहीं हुई, इसलिए उसको ट्रांजिटिव माना जाएगा। तो आप इसको समझ लीजिए कि अगर A, B है लेकिन B, C एब्सेंट है तब भी उसको हम ट्रांजिटिव ही कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस किसे कहा जाता है। अब एक बात समझिए कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है ऐसे रिलेशन को जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों इसी पे आएगा कि यही कहेगा कि प्रूव दैट
फॉलोइंग रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, या कहेगा चेक वेदर इट इज इक्विवेलेंस और नॉट। तो यही आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। तो ये था बेसिक कंसेप्ट रिलेशन का। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको रिवाइंड करिए, एक बार पूरा देखिए फिर से, और उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चंस को देखेंगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.1। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेट ए है आपका, सपोज करिए ये दिया हुआ है 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक, और आर रिलेशन दिया हुआ है आपको x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि R में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस कंडीशन को अगर हम ध्यान से लिख लें तो क्या होगा, y इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो इसका मतलब R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बेटा, अगर हम x को 1 ले लें तो y 3 टाइम्स होना चाहिए, तो y 3 आएगा। फिर x को अगर हम 2 ले लें तो 6, उसी तरह से 3,9 और 4,12। फिर आप देखिए 5 नहीं आ सकता क्योंकि 15 a में प्रेजेंट नहीं है, और ये R 8 पे डिफाइन किया गया है, माने R इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू a। R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A। तो इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके दोनों एलिमेंट सेट A से ही आने चाहिए, तो Y भी सेट A से ही आना चाहिए, और सेट A में 15 प्रेजेंट नहीं है, तो 5 हम X को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने X को 5 लिया तो Y को 15 होना पड़ेगा जो कि A में एब्सेंट है। इसका मतलब R में केवल यही ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। अब आप चेक करिए, जो अगर इस टाइप के रिलेशन आते हैं, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं बेटा ये फाइनाइट है। इसको देख करके ही बताया जा सकता है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आप क्लियरली देख सकते हैं 1,1 क्या प्रेजेंट है R में, डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1,1 R में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी, हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड विद इटसेल्फ। यहाँ पे 1 अपने आप से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप कहेंगे 2,2 3,3 को भी चेक कर लें, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिल गया कि जो अपने आप से रिलेटेड नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो एक से ही काम चल गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया पार्ट 1। इसमें आप लिख सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1 इज नॉट रिलेटेड विद 1, हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इतना काफी है लिखना। देखिए एक बात और समझिए, ये जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा ये आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबी थ्योरी, कुछ लोग बच्चों को मैंने देखा लिख देते हैं, फिर बाद में टाइम कम पड़ जाता है, वो 6 नंबर 8 नंबर क्वेश्चंस कर ही नहीं पाते। तो बस एक लाइन में लिखा करिए, बस इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखिए 1,3 इज प्रेजेंट इन R, बट क्या 3,1 R में प्रेजेंट है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। बस इसके आगे आप लिख सकते हैं हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, सॉरी सिमेट्रिक, आई एम सॉरी, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो 1,3 R में प्रेजेंट है, लेकिन इसका उल्टा 3,1 R में प्रेजेंट नहीं है। तो एक एग्जाम्पल काफी है बताने के लिए। जैसे अगर आपको तालाब गंदा दिखाना है तो एक मछली दिखा दी गंदी, वो देखो मछली गंदी है, तो पूरा साबित हो गया कि पूरा तालाब गंदा है। तो एक एग्जाम्पल आपने दे दिया जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो साबित हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे, इसको मिटा देता हूं मैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, कि अगर A, B और B, C R में है तब A, C R में होना चाहिए। आप देखिए इसमें थर्ड पार्ट के लिए 1,3 बिलोंग्स टू R और 3,9 बिलोंग्स टू R, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये दोनों तो R में प्रेजेंट हैं, लेकिन 1,9 R में प्रेजेंट नहीं है, तो नीचे लिख लेंगे हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बस ये सफिशिएंट है, इसके आगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ अंडरस्टूड है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये बात लिख दी है तो वो समझ में आ जाएगा कि बच्चे को समझ में आ गया है कि क्यों ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हो गया पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन 1। अब आते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब आपका सेट A जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है, और रिलेशन R दिया हुआ है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो देखिए बच्चों R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, x इज लेस देन 4, तो x मतलब 1 2 3 हो सकता है खाली। तो अगर x 1 होगा तो y आपका क्या होगा 6, x आपका 2 होगा तो y आपका हो जाएगा 7, और x आपका 3 होगा तो y हो जाएगा 8। और कोई ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आ सकता क्योंकि x को स्ट्रिक्टली लेस देन 4 होना पड़ेगा। अब मैं इसको पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगा, अब आप समझ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R,
तो ये क्लियरली रिफ्लेक्सिव नहीं है, आप लिख देंगे हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा देखिए 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसके आगे लिख सकते हैं आप कि हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो 1,6 तो प्रेजेंट है लेकिन उसका उल्टा आर में प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए अब देखिए बच्चों, मैंने वही बात बताई थी कि ट्रांजिटिविटी कहता है कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में प्रेजेंट है तब ए कॉमा सी आर में होना चाहिए। ट्रांजिटिविटी फिर से मैं लिख दे रहा हूं, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी मस्ट बी प्रेजेंट इन आर। लेकिन एक तरीका और है ट्रांजिटिव होने का कि अगर ए कॉमा बी है लेकिन बी कॉमा सी आर में नहीं है तब भी उसको ट्रांजिटिव ही बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिविटी की कंडीशन हम तब चेक ही नहीं कर सकते, तो उस केस में भी उसको ट्रांजिटिव ही कहा जाता है। तो यहाँ पे 1,6 है तो 6 से खत्म हो रहा है लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है। उसी तरह ये 7 से खत्म हो रहा है लेकिन 7 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ये 8 से खत्म हो रहा है लेकिन 8 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी तो आर में है लेकिन बी कॉमा सी आर में एब्सेंट है। अगर ऐसा होता है तब भी उसको ट्रांजिटिव ही कहा जाता है। तो इस हिसाब से ये ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव जरूर है। ठीक है ना। पिछले एग्जाम्पल में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों नहीं था। इस एग्जाम्पल में रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। अब आ जाते हैं पार्ट 3 पर। रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए आपका दिया हुआ है बच्चों 1 2 3 4 5 एंड 6 और रिलेशन आर दिया है इस तरीके से कि x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। y इज डिविजिबल बाय x, इसका क्या मतलब है कि r में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। अगर आप x को 1 लेंगे तो y को क्या ले सकते हैं, y को हम सिर्फ 1 ले सकते हैं क्योंकि ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 1। अगर आप x को 2 लेते हैं तो y को आप क्या ले सकते हैं, y मस्ट बी, यहाँ y लिखना भूल गया मैं, सॉरी, y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। तो यानी कि अगर आप y को ऐसा नंबर चुनिए जो 2 से डिविजिबल हो, इसका मतलब क्या हुआ, वो 2 का मल्टीपल ही हो सकता है। तो केवल यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 2,2 आ सकता है, 2,4 आ सकता है, 2,6 आ सकता है। देखिए ये जितने भी एलिमेंट हैं 2 4 6 ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स का मतलब पता है किसी को, अगर नहीं पता तो ध्यान से समझिए। मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणा। तो 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, इस तरह से ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। तो ये जितने भी मल्टीपल्स हैं 2 के, ये सब के सब 2 से डिविजिबल हैं। तो y इज डिविजिबल बाय x, इसका मतलब y इज मल्टीपल ऑफ x। देखिए यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स क्या हैं, 2 से डिविजिबल हैं, तो y इज डिविजिबल बाय x, इसका मतलब y इज मल्टीपल ऑफ x। इस तरीके से सोचा करिए, थोड़ा सा नंबर सिस्टम वगैरह जरूरी है जानना। तो 2 अगर आपने x चुना तो y क्या हो सकता है, y 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 4 6 आ सकता है। अगर आपने x 3 लिया तो y क्या हो सकता है, y आपका 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 हो सकता है और 6 हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता। अगर आपने x को 4 लिया तो y को केवल 4 ही हो सकता है, और अगर आपने x 5 लिया तो y केवल 5 हो सकता है, और आपने x 6 लिया तो y केवल 6 हो सकता है। अब देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, चेक करते हैं। देखिए इसमें 1,1 प्रेजेंट है, 2,2 प्रेजेंट है, 3,3 प्रेजेंट है, 4,4 प्रेजेंट है, 5,5 प्रेजेंट है और 6,6 प्रेजेंट है। ये तो आप देख के भी बता सकते हैं, और वैसे भी आपको पता है कि अगर x और y सेम हो जाएंगे तो y एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो इसका मतलब यहाँ पे हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिंस every element of A is related with itself, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, आई होप इसको टॉलरेट कर लेंगे क्योंकि मैं थोड़ा चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी सिलेबस आगे बढ़े। तो बच्चों ये लिखा क्या है वो आपको मैं बोल भी रहा हूँ तो समझ में तो आ ही रहा होगा। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ A is related with itself, hence R is reflexive। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव साबित हो गया। अब चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं। देखिए क्लियरली ये सिमेट्रिक नहीं है, मैं पहले भी देखे बिना देखे भी बोल सकता हूं, क्योंकि y इज डिविजिबल बाय x, तो y इज मल्टीपल ऑफ x, तो गारंटी है कि हमेशा x जो है y से डिविजिबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 2,4, 4 इज डिविजिबल बाय 2 बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। आप देख सकते हैं 2,4 इसमें प्रेजेंट है मगर 4,2 इसमें एब्सेंट है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2,4 बिलोंग्स टू R बट
4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप सोच रहे हैं कि मैंने 2,4 क्यों उठाया, कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर आप उठा सकते हैं, उसका उल्टा बस एब्सेंट होना चाहिए। तो 2,4 इज प्रेजेंट इन आर बट 4,2 इज नॉट प्रेजेंट इन आर, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे बेटा, ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। देखिए ये 1 से खत्म हो रहा है तो 1 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है, 2 से खत्म हो रहा है तो 2,2 प्रेजेंट है, 2,4 प्रेजेंट है तो 2,4 होना चाहिए, वो यही आ गया। अगेन 2,2 है, 2,6 है तो 2,6 होना चाहिए, वो प्रेजेंट है। ये 6 से खत्म हो रहा है तो 6,6 और 2,6 होना चाहिए, वो है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि एक तरीके से ये ट्रांजिटिव होगा कि फॉर एवरी ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी प्रेजेंट इन आर, ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये सब सिंबल्स आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे ख्याल से। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल। ये हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए आप देख सकते हैं कि ऐसा इस केस में ट्रू है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, फॉर एवरी ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी प्रेजेंट इन आर, वी कैन सी दैट ए कॉमा सी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आर, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 पार्ट 4। ये एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, साथ में रखना पड़ता है ताकि क्वेश्चंस देखने में आसानी हो। रिलेशन आर इन सेट जेड, जेड का मतलब फिर से समझिए वही होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड का मतलब हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स। आर इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अगेन बच्चों आप देख सकते हैं एक्स और वाई क्या कहां से आएंगे, इंटीजर से आएंगे। एक्स और वाई कोई भी इंटीजर हो, अगर आप दो इंटीजर का डिफरेंस लेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब है कि आर में क्या होगा, आर जो होगा वो पूरा जेड क्रॉस जेड होगा। इसका मतलब यह है कि एक्स कोई भी इंटीजर हो सकता है, वाई कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जेड क्रॉस जेड में होंगे वो सब के सब आर में प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आर में जेड क्रॉस जेड यानी कि कोई भी दो इंटीजर होंगे तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इंटीजर ही आएगा, यानी हर ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हर ऑर्डर्ड पेयर इसमें प्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब है कि फॉर एवरी, इसका इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, फॉर ऑल मतलब हर एक एक्स के लिए ट्रू है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जेड, एक्स कॉमा एक्स विल बी प्रेजेंट इन जेड। अच्छा देखिए इसमें क्या है बेटा, इसमें अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें ऑर्डर्ड पेयर हम लिख करके देख सकते थे। इसमें क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट होंगे, तो इसके लिए लॉजिकली समझना पड़ेगा। तो कोई भी एलिमेंट है एक्स, क्या वो अपने आप से रिलेटेड है? अगर एक्स अपने आप से रिलेटेड है तो इसका मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी एक्स के लिए ट्रू है तो एक्स तो कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक जनरल इंटीजर एक्स ले लेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या वो अपने आप से रिलेटेड है। अगर एक्स अपने आप से रिलेटेड होगा इसका मतलब हर इंटीजर अपने आप से रिलेटेड होगा। तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू जेड इफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज इंटीजर। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रू है, बिकॉज विच इज ट्रू सिंस 0 इज एन इंटीजर। तो ये ट्रू है, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ जेड इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है बच्चों, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको देख सकते हैं एक बार। तो हमने जनरल एलिमेंट लिया x और चेक किया कि क्या x कॉमा x z में प्रेजेंट होगा। इन ये z लिखना गलत है बच्चों, ये r लिखना चाहिए हमको कि क्या x कॉमा x r में प्रेजेंट होगा। r एक ये रिलेशन है जो दिया हुआ है आपको, तो क्या x कॉमा x r में प्रेजेंट होगा अगर x माइनस एक्स इंटीजर हो, क्योंकि x कॉमा y r में प्रेजेंट होगा अगर x माइनस वाई इंटीजर होगा। तो आप देख सकते हैं कि x माइनस एक्स क्या आता है 0, जो कि एक इंटीजर होता है, इसलिए x कॉमा एक्स आर में प्रेजेंट होगा और ये प्रॉपर्टी सभी x के लिए ट्रू होगी, इसलिए ये r जो है रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। लेट x कॉमा वाई इज प्रेजेंट इन r। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो लेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू के। तो ये बताइए दिस इंप्लाइज y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के। अब ये समझिए बच्चों कि
नाउ इफ k इज इंटीजर देन माइनस k इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर का नेगेटिव भी तो इंटीजर ही होता है। दिस इंप्लाइज y माइनस x इज इंटीजर, दिस इंप्लाइज y कॉमा x इज प्रेजेंट इन R। तो ये देखिए जब भी x कॉमा वाई आर में होगा तो हमने साबित कर दिया तब y कॉमा x भी R में होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगेन मैं बता रहा हूं मेथड समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि तरीका सीखना इंपॉर्टेंट है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए बच्चों क्या होगा, देखिए लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू k1, मान लिया ऐसा। यहां पे k1 क्या होगा, इंटीजर होगा। उसी तरीके से लेट y कॉमा z बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि y माइनस z ये भी इंटीजर होगा, इसको मान लिया k2। तो अब ये देखिए अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें और ये इक्वेशन 2 कह दें, हमको चेक करना है क्या x कॉमा जेड आर में प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा दिमाग ये कहना, लॉजिक ये कहता है बेटा कि हम y को हटा दें किसी तरीके से। देखिए अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो y हट जाएगा कि नहीं, तो हमको रिलेशन मिल जाएगा x और z में। अगर हम ऐड कर दें 1 एंड 1 प्लस 2, ये ऐड करने का रीज़न यही है कि हमको y को हटाना है, हमको x और z में रिलेशन देखना है, चेक करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस जेड इक्वल टू k1 प्लस k2। तो यहाँ पे फिर देखिए k1 प्लस k2 तो इंटीजर ही होगा क्योंकि k1 भी इंटीजर है और k2 भी इंटीजर। अगर k1 और k2 इंटीजर हैं तो k1 प्लस k2 भी इंटीजर होगा। k1 प्लस k2 इज इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ कि y माइनस जेड सॉरी x माइनस जेड इज इंटीजर। इसका मतलब है कि x कॉमा जेड इज प्रेजेंट इन R। इसका मतलब ये हुआ कि R इज ट्रांजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि R जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये R क्या है, रिफ्लेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है उसको हम कहते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं बच्चों। R इज अ रिलेशन R इन सेट A ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ए क्या है आपका, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। फिर रिलेशन आर दिया है बच्चों ए में, 5th के ए पार्ट में, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब देखिए इसको, अब आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो इसको मैं ओरली करूंगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, देखिए बच्चों अगर ये दोनों आदमी सेम हो गए तो क्या ये सेम प्लेस पे काम करेंगे? नहीं। अगर दो आदमी हैं और दोनों सेम आदमी हो गए तो वो तो सेम प्लेस पे काम करेंगे ही करेंगे। x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R होगा, सिंस x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। ये बस लिखने का तरीका आपको सीखना है। सिमेट्रिक के लिए देखिए, इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, तो इसका क्या मतलब है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब ये भी है x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, और इसका मतलब ये भी है कि y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब ये भी है कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये हो गया कि R जो है सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि अगर x कॉमा वाई R में होगा तो y कॉमा एक्स भी R में है। उसी तरीके से ट्रांजिटिव में भी देख सकते हैं। देखिए अगर x कॉमा वाई R में प्रेजेंट है, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब बच्चों, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, लेट y एंड z बिलोंग्स टू R। इसका मतलब यह है बच्चों, यहाँ पे भी दिस इम्प्लाइज लगा लीजिए, दिस इम्प्लाइज y एंड z वर्क एट सेम प्लेस,
तो ये देखिए, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो लॉजिकली देख लीजिए x और y अगर एक से जगह काम करते हैं और y और z भी सेम जगह काम करते हैं, तो इसका मतलब x और z भी उसी जगह काम करते होंगे। दिस इंप्लाइज x एंड z वर्क एट सेम प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि x, z R में प्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब x y और y z R में है, तब x z भी R में होगा। लास्ट में लिख सकते हैं हेंस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अगेन ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आते हैं पार्ट बी पे। x, y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है बेटा, जैसे वो वर्क इन द सेम प्लेस था, ये वर्क इन सेम लोकेलिटी है। बिल्कुल वही लिखना है, बस वर्क एट सेम प्लेस की जगह लिखना होगा लिव इन सेम लोकेलिटी। तो आई होप आप ये कर लेंगे। पार्ट सी देखते हैं। r इज इक्वल्स टू x, y such that x is exactly 7 centimeter taller than y. x is exactly 7 centimeter taller than y. तो ये समझिए बच्चों कि क्या हर पर्सन अपने आप से रिलेटेड होगा। x, x belongs to r if x is 7 centimeter taller than x. तो ऐसा तो होगा नहीं बेटा, क्योंकि जो आदमी x है वो अपने आप से तो बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसी तरीके से ये पार्ट, इसको आप रिफ्लेक्सिव यहां पे हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे बेटा। लेट x, y बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हुआ, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि y जो है x से छोटा है, तो y इज नॉट टॉलर देन x। इसका मतलब y, x r में प्रेजेंट नहीं होगा। यहां पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। लास्ट में लिख सकते हैं हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो आप ही समझ में आ रहा होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, लेट x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। लेट y, z बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो लॉजिकली समझ में आएगा। x जो है y से बड़ा है और y जो है z से बड़ा है, तो क्लियरली x जो है z से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x जो है z से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। दिस इंप्लाइज x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो इससे साबित हुआ बच्चों कि x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि x, z r में अगर तभी होगा जब x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर कह रहा है, तो जब x z से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा तभी x, z r में प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x जो है z से 14 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। देखिए x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। तो क्लियरली बच्चों आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि x, x बिलोंग्स टू r इफ x इज वाइफ ऑफ x। कोई भी इंसान खुद का वाइफ तो नहीं हो सकता बेटा, लेडी भी होगी तो कोई लेडी खुद की वाइफ तो हो नहीं सकती, इसलिए विच इज नॉट पॉसिबल, हैंस विच इज नॉट पॉसिबल ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि एग्जाम में क्लियर हो सके। विच इज नॉट पॉसिबल, दिस इंप्लाइज r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर x, y r में है, इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ y। तो क्लियरली इसका मतलब क्या है बेटा, y इज हस्बैंड ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y, x इज नॉट प्रेजेंट इन r। तो अगर y, x r में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है।
अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेंगे। आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे। लेट x, y बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज x इज वाइफ ऑफ y, दिस इंप्लाइज y इज मैन, क्योंकि भाई अगर x y का वाइफ है तो y तो मैन होगा। दिस इंप्लाइज y, z डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि y तो किसी का वाइफ हो ही नहीं सकता, तो y, z R में है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर x y प्रेजेंट है लेकिन y z एब्सेंट है, उस केस में भी R ट्रांजिटिव कहलाता है। दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। आई होप समझ में आ गया होगा आपके बच्चों कि ट्रांजिटिव का ये अलग टाइप का केस है, इस केस में ये ट्रांजिटिव माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये आपके एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन था, कई सारे पार्ट्स थे इसके, तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि R इज इक्वल्स टू A, B सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर, और आपका सेट A दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब A और B कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो कह रहा है कि इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये प्रूफ कर। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए बच्चों, ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का लॉजिक है। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम हाफ, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर बड़ा होने की बजाय और छोटा हो जाता है। जैसे हाफ का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है। तो आप देख सकते हैं हाफ का स्क्वायर हाफ से छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए 0 से 1 के बीच में, वो इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं हो, वो अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, देख सकते हैं हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू R सिंस हाफ इज नॉट लेस देन, ये लिखने का तरीका होता है इट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/4, बल्कि हाफ इज ग्रेटर देन 1/4। यहाँ पे देखिए A इज नॉट लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर, A, B यानी कोई भी एलिमेंट हाफ जैसा 0 से 1 के बीच में नंबर है तो वो अपने आप से रिलेटेड नहीं है। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो 0 से 1 के बीच में हो, तो आप देखेंगे कि वो अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा। इससे साबित हो रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो बच्चों हम सिमेट्रिक देखते हैं। मान लेते हैं लेट A इक्वल टू 2 ले लें और B इक्वल टू सपोज करिए आपने 5 ले लिया, तो आप देख सकते हैं कि A, B R में होगा। क्यों? क्योंकि A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर है। सिंस आप देख सकते हैं 2 इज लेस देन और इक्वल टू 25 है। बट क्या 5, 2 R में होगा? आप देखिए, बट 5, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा। क्यों? क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4। भाई A यहाँ पे 5 है और B 2 है, A इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4 है, 5 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4 है, यानी A इज नॉट लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका 2, 5 का उल्टा 5, 2 R में प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल दे दिया तो ये साबित हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। बच्चों एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज करिए लेट इस तरीके से आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि AB R में है, BC R में है, लेकिन AC R में नहीं है। तो हमने सपोज करिए एक एग्जाम्पल ले लिया, सपोज करिए 9, 4 चेक करें ये R में प्रेजेंट है कि नहीं। सिंस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 4 स्क्वायर और 9 इज लेस देन और इक्वल टू 16, तो आप देख सकते हैं कि 9, 4 R में प्रेजेंट होगा। ऑल्सो 4, 2 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन R सिंस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर या 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो चाहे लेस देन हो चाहे बराबर हो, दोनों केस में ये करेक्ट माना जाता है। तो 4 इक्वल टू 4 होता है तो ये करेक्ट माना जाएगा। इसका मतलब 4, 2 भी R में होगा। लेकिन आप चेक करिए क्या 9, 2 R में होगा? बट 9, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R सिंस 9 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर और 9 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं कि 9, 4 R में है और 4, 2 भी R में है, लेकिन 9, 2 R में नहीं है क्योंकि ये 9 जो है 2 स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होता। अच्छा, इसी तरीके के आप और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करिएगा बेटा। पर्पस ये रखिएगा कि A को थोड़ा बड़ा रखिएगा और B छोटा और C जो है थोड़ा और छोटा रखिएगा। जब C काफ़ी छोटा होगा तो देखिए A जो है वो C स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि हमको दिखाना है ना कि a शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, तभी तो a कॉमा सी आर में आएगा। व्हेन a इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, तभी तो a कॉमा सी आर में आएगा। लेकिन अगर आपने दिखा दिया कि a आपका सी स्क्वायर से छोटा नहीं है या बराबर भी नहीं है बल्कि बड़ा है, तो a कॉमा सी आर में नहीं होगा। तो इस तरीके के आप कई सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं जिसमें a को थोड़ा बड़ा लीजिएगा और c को थोड़ा छोटा लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, एक सेट A दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6 और R इज इक्वल्स टू दे रखा है A कॉमा B सच दैट B इक्वल टू A प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए इसमें फिर से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, तो आप लिख करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे? अगर हम A की जगह 1 रखें तो B क्या आएगा बेटा 2, फिर A की जगह 2 रखें तो B आएगा 3, फिर 3,4 समझ सकते हैं आप लोग उसी तरह से 4,5 5,6 और 6,7 नहीं आ सकता क्योंकि 7 A में प्रेजेंट नहीं है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 1,1 इसमें एब्सेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और उसी तरीके से 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। 1,2 है, 2,3 है लेकिन 1,3 इसमें एब्सेंट है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। लिखने का तरीका आप सीख चुके हैं, पीछे के क्वेश्चन में देख सकते हैं। बस एक लाइन में लिखना होगा सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरी लाइन में लिखना होगा सिंस 1,2 इज प्रेजेंट इन आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों। शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन आर, मतलब सेट ए आपका क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, और आपका रिलेशन आर दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ये दिखाना है ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए लेस देन और इक्वल टू का मतलब हो सकता है कि इक्वल टू में भी ये सही माना जाएगा। तो क्लियरली x कॉमा x बिलोंग्स टू आर सिंस, ये इसको पहले लिखिए इस तरीके से, इफ x is less than or equal to x, which is true for all x, इसको बोलते हैं for all, बताया था मैंने, hence it is reflexive। अच्छा, ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है तो उसके लिए एक एक एग्जाम्पल दे दिया, आप देख सकते हैं आसानी से। लेट 1,3 बिलोंग्स टू आर, ऐसा होगा ना क्योंकि 1 जो है 3 से छोटा होता है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर सिंस 3 is not less than or equal to 1, 3 is rather greater than 1, hence it is not symmetric, hence it is not symmetric। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेंगे बच्चों, चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब हुआ? x इज लेस देन और इक्वल टू y, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। लेट y कॉमा z बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब है? y इज लेस देन और इक्वल टू z। तो आप इन दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं कि अगर x y से छोटा है और y जो है z से छोटा है, तो ये दोनों साबित कर रहे हैं कि x जो है सबसे छोटा है, तो z से तो छोटा होगा ही भाई। x जो है y से छोटा है और y जो है z से छोटा है, तो x जो है z से छोटा हो जाएगा कि नहीं बच्चों? इसका मतलब यह हुआ कि x कॉमा z इज प्रेजेंट इन r, इसका मतलब यह है हेंस r इज ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, मगर सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ये 4 क्वेश्चन हमने देखे, आप इनको समझिए अच्छे से थ्योरीज की और इनकी प्रैक्टिस करिए, इनको खुद से सॉल्व करिए, और आगे के क्वेश्चन भी आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हम लोग इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं बच्चों, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। और बाकी कोई दिक्कत हो या कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।